जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट। और आज का जो क्लास है वो अपवर्तन का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद आरंभ कर दिया जाएगा लेंस। आज की क्लास में जो जो पढ़ना है उसको बारी बारी करके देख लेते हैं एक एक टॉपिक। तो पहले आज हम देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण वाले में ध्यान रहे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये तो पता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। लेकिन विचलन के दौरान एक बात यह ध्यान रखना है कि जबकि यह ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब यह माध्यम कौन सा होना चाहिए, तो ध्यान रहे माध्यम होना चाहिए सघन, माध्यम होना चाहिए सघन। और जो दूसरा माध्यम है वो होना चाहिए विरल, वो होना चाहिए विरल। अब जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह पता होता है कि विरल माध्यम में जाने पे जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। यानी आपतित किरण सघन माध्यम में, उसके बाद अपवर्तित हो जाएगी, तो अपवर्तित होने के बाद वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। और दूर हटने की कंडीशन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह क्या होता है कि जो तल होता है उसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब जब वो तल के समांतर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसके बीच जो कोण बनने वाला होगा वो 90 अंश का कोण बनने लगता है, वो 90 अंश का कोण बनने लगता है। ठीक है, वो 90 अंश का कोण बनने लगता है। यानी कि अभिलंब से दूर हटते हटते उसकी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो क्या हो जाता है कि तल के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, जिसकी वजह से ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री बनने लगता है। अब ये जो कोण बना है उसे कहा जाएगा क्रांतिक कोण। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटने लगती है, और अभिलंब से दूर हट करके 90 अंश का कोण बनाने लगती है, तो वह जो कोण बनता है उसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण के लिए जो सघन माध्यम से विरल माध्यम का कोण है वो समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 अंश होना चाहिए। इसे हम दर्शाते हैं थीटा सी से, या तो फिर हाँ थीटा सी से ही दर्शाते हैं, उसके दौरान इसका मान होना चाहिए 90 अंश का। अगर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांकों के बीच अगर इसका संबंध देखें तो ये क्या है, ये n1 पहला माध्यम था और ये n2 दूसरा माध्यम था, यानी कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर में 1 के हो जाएगा साइन थीटा सी कह ले या तो फिर सी कह ले, दोनों में से कोई भी। या फिर 1n2 बराबर 1 साइन थीटा से। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो विरल माध्यम जाने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने के पश्चात वह 90 अंश का कोण बनाने लगती है, तो वह जो कोण प्राप्त होता है उसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। ये हो गया क्रांतिक कोण। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण के लिए ध्यान रहे किरण सघन से ही विरल में जानी चाहिए, विरल से सघन में नहीं जानी चाहिए, केवल सघन से विरल की ओर जाएगी।
अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी वही ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम क्या होना चाहिए? सघन। सघन। और जो दूसरा माध्यम है वो होना चाहिए विरल। विरल माध्यम में। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहती है लेकिन वह विरल माध्यम में जा नहीं पाती है, तब से उसका उसी माध्यम में क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। यानी कि वह चली थी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के लिए, लेकिन वह विरल माध्यम में जा नहीं पाती है। वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में उसका क्या हो जाता है? कि परावर्तन हो जाता है। तो इसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा जब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इससे पहले जो क्रांतिक कोण बना था, क्रांतिक कोण बना था, तो यहाँ से ये जो किरण आ रही थी वो अभिलंब से दूर हट रही थी, तो यहाँ पे आ रही थी, तो यहाँ पे बन रहा था 90 अंश का कोण बन रहा था। लेकिन जबकि ये क्या हो रहा है कि एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में जाना चाहते लेकिन जा नहीं पा रही है, उसी माध्यम में उसका परिवर्तन हो जा रहा है, तो ये तो 90 है ही, और ये वाला भी जो कोण हो जाएगा वो 90 प्लस का हो जाएगा थीटा। यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? 90 अंश से ज्यादा आने लग जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में उसका परावर्तन हो जाता है, तो उसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। या तो ये कह सकते हैं, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो मान होता है यदि 90 अंश से अधिक प्राप्त हो जाए तो उसे कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश से इसका क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पर इसका कुछ उदाहरण देख ले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या क्या है, क्योंकि सवाल इस पर बनेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण है, उदाहरण उसके उदाहरण इन यह किन में दिखाई देगा? तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, यानी हीरा अगर चमक रहा है तो उसके पीछे कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा परख नली, परख नली का चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तीसरा वायु में बना जो बुलबुला होता है, बुलबुला, उसका चमकीला दिखाई देना। चमकीला दिखाई देना यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। उसके बाद कांच में पड़ी दरारों का चमकना, चमकना यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। उसके बाद मरीचिका, मरीचिका, मरीचिका का दिखाई देना ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका का मतलब ये होता है कि गर्मी के मौसम में जब हम जा रहे होते हैं तो दूर रास्ते पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कों पर बहुत दूरी पर हमें ऐसा लगता है कि सड़क के ऊपर पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब हम नजदीक जाते हैं तो वहां पर पानी होने नहीं होता है। फिर रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में हमको अनुभव होता है कि कुछ दूरी पर हमें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वहां पर कोई पानी होनी नहीं दिखाई देता है। तो वो हो जाता है मरीचिका, या फिर मृग मरीचिका भी कह सकते हैं इसको, आंखों का धोखा भी कह सकते हैं। तो ये सब जो उदाहरण है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं क्रांतिक कोण के ऊपर। जो इसका जो फार्मूला था 1n2 बराबर 1/sin c या फिर sin थीटा सी, इसके ऊपर कुछ सवाल बनने वाले हैं, तो सवाल को देख लेते हैं।
जो पहला सवाल है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है जिसका क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पे क्रांतिक कोण दे रखा है 45, यानी कि हम कह दे थीटा सी या तो फिर सी, दोनों में से कोई एक, 45 अंश। और विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम 1n2 बराबर ये निकालना है। तो फार्मूला है 1n2 बराबर 1 बटे के साइन सी या फिर साइन थीटा सी। 1n2 बराबर 1 बाई साइन सी के स्थान पे 45 अंश, तो 1n2 बराबर 1 बटे के साइन 45 अंश मान 1 बटे करनी में 2, 1 बटे करनी में 2। तो यहाँ पर 1 बटे 2 है, भाग में गुणा में बदलते समय उल्टा हो जाएगा, यानी करनी में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, हालांकि नीचे 1 का मान होगा नहीं तो बच जाएगा करनी में 2। या तो इतना छोड़ सकते हैं या तो फिर करनी में 2 का मान 1.414 414, ये इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद दूसरा है कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक 2 दे रखा है, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, यानी कि सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1n2 बराबर 1 बटे के हो जाएगा साइन सी, साइन सी, और इसका मान दे रखा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 1 बटे के साइन सी, 1 बटे के साइन सी। तो साइन सी को यहाँ पर ला दे 2 के स्थान पे, 2 को वहां पर भेज दे, तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर 1 बटे के 2, 1 बटे के 2 हो गया। साइन सी बराबर, यह अगर हम याद रखें तो जो 1 बटे 2 है वो साइन 30 अंश का मान है, वो है साइन 30 अंश का मान। तो साइन 30 अंश का मान है तो साइन से साइन खत्म, सी बराबर आ जाएगा 30 अंश, सी बराबर 30। तो ये अपवर्तन का लास्ट टॉपिक था, उसके बाद कल से स्टार्ट करा जाएगा लेंस। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। ये देखो तो अगला बैठल है, इना के रोक भी ना सकते हैं।